टू स्टडी प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंक्रीट का लेक्चर। कंक्रीट जो बीएमसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीमेंट के बाद आज हम कंक्रीट स्टार्ट करेंगे। कंक्रीट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इस लेक्चर में हम कंक्रीट का सारे डिटेल्स कवर करेंगे, जितना भी डिटेल कर सके। जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कोई भी एग्जाम में, जेई हो, एई हो, एसएससी जेई बोलो, आरआरबी जेई या स्टेट जेई, कई कोई भी एग्जाम या यूएससी बोलो, जहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है, हम सारे टॉपिक कवर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला आता है डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट इज एन आर्टिफिशियल स्टोन लाइक मटेरियल used in construction. It is a composite material made of cement, fine aggregate like sand, coarse aggregate like gravel and plaster, water and sometimes admixture. एडमिक्सर को समटाइम्स बोला गया क्योंकि जब जरूरत होगा तभी हम एडमिक्सर मिलाएंगे, नहीं तो नहीं मिलाएंगे। तो कंक्रीट क्या है? एक आर्टिफिशियल स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है, एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो हम बनाते हैं, नेचुरल नहीं है। कैसे बनाते हैं? इसके अंदर कॉम्पोजिट मटेरियल सीमेंट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है मतलब सैंड होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, और ग्रेवल एंड क्रस्टोन होता है। जो कोर्स एग्रीगेट होता है ग्रेवल भी होता है या क्रस्टोन होता है, वाटर भी। ठीक। और एडमिक्सर हम कभी कभी जब जरूरत हो तो तभी मिलाएंगे, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट आता है व्हाई इज कंक्रीट इज द मोस्ट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्यों हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं? रेडिली अवेलेबल रॉ मटेरियल। जो मटेरियल रॉ मटेरियल मतलब जो सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, वाटर हो गया, ये जो रॉ मटेरियल है वो रेडिली अवेलेबल। कैन बी मोल्ड इनटू एनी डिजायर। कोई भी मोल्ड मतलब कोई भी शेप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हम अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बोले, लाइक रेक्टेंगुलर कॉलम या क्यूबिकल कॉलम, ठीक, तो कोई भी मोल्ड में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप इसको हम दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन, ड्यूरेबल एंड फायर रेजिस्टेंट। कॉम्प्रेशन में कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, ज़्यादातर टिकता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट कंपेयर टू स्टील एंड वुडन स्ट्रक्चर। अगर हम किसी स्टील स्ट्रक्चर बनाएंगे या कोई वुडन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आर्टिफिशियल मतलब एटमोसफियर की वजह से वहाँ पे नुकसान आ सकता है, स्टील में जंग लग सकता है, में अगर मॉइस्चर अटैक कर गया तो बहुत सारी दिक्कत आ सकते हैं। लेकिन कंक्रीट में ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, और लो मेंटेनेंस है, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी कुछ लिमिटेशन भी है। वीक इन टेंशन, जैसे कि कॉम्प्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर टेंशन आ गया तो वीक होगा। ठीक है। हेवी मटेरियल, कंक्रीट एक हेवी मटेरियल है क्योंकि इसके अंदर देखो कितना कुछ हमने मिला है, इसलिए हेवी मटेरियल है। प्रोन टू श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। श्रिंकेज हो सकता है, क्रैकिंग आ सकता है। नीड्स प्रॉपर क्यूरिंग फॉर स्ट्रेंथ डेवलप। प्रॉपर क्यूरिंग हम इसको करेंगे स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर कंपोनेंट्स क्या है? सीमेंट। कंक्रीट कंसिस्ट 4 प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स। 4 प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर होते हैं, जिसमें पहला आता है सीमेंट, जो कि बाइंडिंग मटेरियल की तरह मतलब एक्ट्स एज ए ग्लू दैट होल्ड्स द एग्रीगेट टुगेदर। मतलब हमने जितने भी कंपोनेंट्स इसमें मिला है, लाइक सैंड या सैंड, उसके बाद फोर्स एग्रीगेट, ठीक है, तो इस सब को जो होल्ड करके रखता है वो सीमेंट रखता है, बाइंड बाइंड कर, ठीक। रिएक्ट्स केमिकली विथ वाटर which process hydration process and forms hardness। सीमेंट जब वाटर के साथ मिलाया जाता है, वो तो हम सीमेंट जब लेक्चर खत्म किया वहाँ पे हमने देखा था कि जब वाटर से वो मिक्स होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ से वो केमिकली रिएक्ट होता है। मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम, आयरन एंड सिलिकॉन, ये हमने इसमें देखा है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्डिनरी मटेरियल्स। मेन केमिकल कंपोनेंट्स इन सीमेंट, दैट इज बॉक्स कंपाउंड, ये सब हमने सीमेंट में कवर किया। C3S, C2S, ट्राइकल्शियम सिलिकेट, डाइकल्शियम सिलिकेट, इसका क्या क्या होता है, कौन से दिन में इसका स्टेंट आता है, कितना परसेंटेज में अवेलेबल होता है, ये सब कुछ हम सीमेंट में कवर किया। तो इतना डिटेल्स नहीं जाना।
नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट। ये ध्यान रखने वाली बात। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जनरल कंस्ट्रक्शन हाई अर्ली स्टेज, जहाँ पे हाई अर्ली स्टेज रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं जनरल कंस्ट्रक्शन, कोई भी जनरल कंस्ट्रक्शन। तो मतलब हमारे रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग हो गया, स्कूल कॉलेज जो भी बिल्डिंग हो गया वहाँ पे हम सी ज़्यादातर यूज करते हैं। पोर्टलैंड पोर्टलैंड हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी यूज इन मेरिन एंड स्वेज स्ट्रक्चर। मेन स्ट्रक्चर जो पानी के अंदर होता है, स्वेज स्ट्रक्चर, वहाँ पे हम पीपीसी यूज कर सकते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज इन प्रीकास्ट पेमेंट कंस्ट्रक्शन। पेमेंट कंस्ट्रक्शन मतलब रास्ते में, वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसलिए यूज किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम रोड बन रहे या रास्ता बना रहे वहाँ पे रास्ता जल्दी से सेट होना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको काम में ला सके, यूज़ कर सकते हैं। इसलिए रैपिड हार्डनिंग तो हम यूज़ कर सकते हैं। सल्फेट रेजिस्टेंस, जहाँ पे सल्फर अटैक हो सकता है वहाँ पे हम ऐसा सीमेंट यूज़ करेंगे जहाँ पे सल्फेट अटैक ना हो। तो काम होगा स्विच यूजिंग सल्फेट रिच एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ सल्फेट अटैक होने का चांस ज़्यादा है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। की रोल ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट के अंदर सीमेंट का रोल क्या होगा? मोर सीमेंट हायर स्ट्रेंथ बट लोअर। अगर हमने ज़्यादा सीमेंट मिला दिया तो स्ट्रेंथ तो ज़्यादा आ जाएगा लेकिन वर्केबिलिटी रिड्यूस होगा, ठीक है। फाइन सीमेंट पार्टिकल्स इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ। अगर सीमेंट का पार्टिकल फाइन हो तो अर्ली स्ट्रेंथ लेकर आएगा। सीमेंट हाइड्रेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरेट सीप्स, ठीक है। सीमेंट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, मतलब जब सीमेंट वाटर से मिलता है तो जो रिएक्शन होता है, हाइड्रेशन होता है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जो हीट प्रोड्यूस करता है। फाइन एग्रीगेट सैंड, दूसरा कंपोनेंट कंक्रीट के अंदर जो होता है वो होता है सैंड। सैंड क्या करता है? फिल द वॉइड्स बिटवीन कोर्स एग्रीगेट एंड प्रोवाइड्स वर्केबिलिटी। जो कोर्स एग्रीगेट मतलब जो हमने पत्थर यूज किया कंक्रीट बनाने में, कार स्टोन जिसको बोला जाता है, उसके अंदर जो वॉइड हुआ उस वॉइड में हम वॉइड को फिल करने के लिए हम सैंड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिपेयर ऑफ फाइन एग्रीगेट्स आईएस कोड मेंशन किया गया। क्लीन होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्ले होना चाहिए, सील्ड एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। फ्री फ्रॉम क्ले, सील्ड एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। क्लीन होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। जो सैंड हम यूज करेंगे कंक्रीट बनाने के लिए उसका जो नेचर होना चाहिए कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और क्ले, सील्ड, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए। पार्टिकल साइज शुड बी लेस देन 4.75 mm। पार्टिकल का जो साइज होना चाहिए वो 4.75 mm से कम होना चाहिए। शुड नॉट कंटेन मोर देन 3% सिल्ट प्ले, रिड्यूस बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर इससे ज़्यादा सिल्ट और प्ले आ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब जो हमने कंक्रीट बनाया उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो घट जाएगा। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, नेचुरल सैंड, मैन्युफैक्चर सैंड और एम सैंड। नेचुरल सैंड कहाँ पाया जाता है? रिवर सैंड मोस्ट वाइडली यूज, ज़्यादातर यूज होता है। एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड बेटर वर्केबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या है? शॉर्टेज ड्यू टू ओवर एक्सकवेशन। अगर हम ज़्यादातर रिवर से अगर वैसे ही खुदाई करने लग जाए तो एक ना एक दिन तो घट ही जाएगा ना। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो हम खुद बनाते हैं, क्रस्ट रॉक सैंड से ये पाया जाता है। यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, बेटर कंट्रोल, कंट्रोल ज़्यादा करता है। हायर वाटर डिमांड, राफ्ट टेक्सचर, टेक्सचर जो आएगा वो राफ हो जाएगा लेकिन वाटर ज़्यादा डिमांड करेगा। ग्रेडिंग ऑफ सैंड, मतलब हम जो सैंड यूज करेंगे उसका ग्रेड क्या होना चाहिए? देखो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 जोन है। अगर जोन 1 है कोर्स सैंड यूज करना चाहिए, जोन 2 में मॉडरेटली कोर्स, जोन 3 में फाइन सैंड और जोन 4 में वेरी फाइन सैंड यूज। यूज क्या है? यूज इन आरसीसी वर्क्स। जो जोन 1 यूज, जोन 2 में यूज इन जनरल कंस्ट्रक्शन वाज प्लास्टरिंग में, और जोन 3 जो फाइन सैंड है वो प्लास्टरिंग में हम यूज करेंगे, और जोन 4 वेरी फाइन सैंड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए प्रिपेरेबल नहीं, ठीक है। वाई प्रॉपर सैंड सिलेक्शन मैटर, क्यों प्रॉपर सैंड सिलेक्शन होना चाहिए? फाइन सैंड रिड्यूस स्ट्रेन एंड इंक्रीज श्रिंकेज, कोर्स सैंड इम्प्रूव स्ट्रेन बट रिड्यूस वर्केबिलिटी। इसलिए हमको ये दो बात ध्यान में रखकर सैंड को यूज करना चाहिए। अब आता है कोर्स एग्रीगेट या ग्रेवल या क्लासरूम। इसका क्या यूटिलाइज होगा? मतलब जो प्लास्टोन यूज करेंगे कि कैसे प्लास्टोन यूज करेंगे। रिक्वायरमेंट जो आईएस कोड है यहाँ पे दिया गया, हार्ड, क्लीन एंड ड्यूरेबल होना चाहिए। पार्टिकल साइज शुड बी ग्रेटर देन 4.75। देखो सैंड का साइज इससे कम होना चाहिए और लेकिन कोर्स एग्रीगेट का साइज इससे ज़्यादा होना चाहिए। शुड नॉट कंटेन फ्लेक्स एंड
क्लंकर्ड पार्टिकल, रिड्यूस स्ट्रेंथ। ठीक है, प्लेट्स या क्लंकर्ड एक पार्टिकल नहीं होना चाहिए जो स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। अब साइज क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स है। अगर 10 mm एग्रीगेट का साइज हुआ तो उसको हम यूज कर सकते हैं फ्लोरिंग या प्रीकस ब्लॉक। अगर 20 mm एग्रीगेट का साइज हुआ जनरल कंस्ट्रक्शन या आरसीसी वर्क में हम यूज कर सकते हैं। 40 mm एग्रीगेट का साइज हुआ मास कंक्रीट डैम फाउंडेशन। मास मतलब बड़े का डैम लाइक स्ट्रक्चर, इसमें हम 40 mm का जो साइज हो उसको हम यूज करेंगे। इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट शेप ऑन टेक्सचर एंड कंक्रीट। अगर राउंडेड एग्रीगेट हुआ तो बेटर वर्केबिलिटी बट लोअर स्ट्रेंथ। वर्केबिलिटी तो ज़्यादा होगा लेकिन स्ट्रेंथ लो आएगा। एंगुलर एग्रीगेट हाई स्ट्रेंथ देगा बट डिफिकल्ट टू मिक्स। एंगुलर एग्रीगेट हुआ मतलब एंगुलर एग्रीगेट हुआ तो हाई स्ट्रेंथ देगा बट मिक्स करने में दिक्कत आएगी। लेकी एग्रीगेट रिड्यूस बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकी एग्रीगेट बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वाटर। वाटर इनिशिएट्स द हाइड्रेशन प्रोसेस एंड अफेक्ट्स स्ट्रेंथ। क्वालिटी रिक्वायरमेंट, वाटर को कितना होना चाहिए, शुड बी क्लीन and free from acid, soil and salts. pH should be between 6.5 to 8.5. एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कंक्रीट बनाने के लिए जो वाटर हम यूज करेंगे उसका रेंज कितना होना चाहिए। उसका रेंज होना चाहिए 6.5 से लेकर 8.5। मतलब उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। जो वाटर हम कंक्रीट बनाने में यूज करेंगे उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 6.5 से लेकर 8.5 होना चाहिए। ये क्वेश्चन में आया हुआ सवाल, ये क्वेश्चन में आया था, बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन में आया था। तो ये बात, impurities in water can reduce concrete strength by 10 to 30%। अगर वाटर के अंदर इम्प्योरिटी आ गया तो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होगा वो 10 से लेकर 30% रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट होता है वाटर सीमेंट रेशियो एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ। अगर M10 और M15 के कंक्रीट हमने यूज किया तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट होना चाहिए 0.60। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट M20 ग्रेड का अगर कंक्रीट हमने यूज किया तो उसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम होना चाहिए 0.55। वाटर स्ट्रेंथ M25 जिसका मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए 0.50 जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। M30 एंड अबव इसका जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए 0.45 जो वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहा जाता है। Why is water cement ratio is important? क्यों important है? अगर लो वाटर सीमेंट रेशियो हुआ तो हाई स्ट्रेंथ होगा, लो वर्केबिलिटी आएगा। अगर हाई वाटर सीमेंट रेशियो हुआ तो गुड वर्केबिलिटी आएगा लेकिन लो स्ट्रेंथ होगा। अब आता है एडमिक्सर जो ऑप्शनल है, पहले ही बताया बट इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न यूज टू मॉडिफाई प्रॉपर्टीज लाइक सेटिंग टाइम, वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। जहाँ पे हमको सेटिंग टाइम बढ़ाना है, घटाना है, वर्केबिलिटी कुछ ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ड्यूरेबिलिटी हमको ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से हम इसको मिक्स कर सकते हैं। एडमिक्सर का टाइप क्या होगा, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर, एक्सेलरेटर, एयर इंटरडिक्टर। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, जो पर्पस होता है इम्प्रूव वर्केबिलिटी। अगर तो वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो प्लास्टिसाइजर हम यूज करें। एग्जाम्पल क्या है, लिग्नोसल्फोनेट्स। नेक्स्ट आता है सुपर प्लास्टिसाइजर जो हाई रेंज वाटर रिड्यूसर है। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉली कार्बोलिक्स, कार्बोजाइलिक्स। नेक्स्ट आता है रिटार्ड जो डिले सेटिंग टाइम को घटा देगा। जिप्सम। एक्सेलरेटर क्या होगा, स्पीड अप सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। कैल्शियम क्लोराइड। एयर एंटरिंग एजेंट इम्प्रूव फ्रीजिस फ्लोइंग रेजिस्टेंस जो होता है रेजिन एंड डिटर्जेंट। वाई यूज एडमिक्सर, हम क्यों एडमिक्सर को यूज करते हैं, वाटर डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इनहेंस एंड सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ concrete manufacturing is a systematic process involving mixing, transporting, placing, compacting and curing. To achieve the desired strength and durability, proper execution at each stage ensuring high quality concrete suitable for various structural applications। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको देख सकते हैं। 5 मेजर स्टेप्स होता है, बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। नेक्स्ट आता है क्यूरिंग। बैचिंग क्या है, मेजरिंग एंड कॉम्बाइनिंग मटेरियल। बैचिंग मतलब जितना भी मटेरियल है, मतलब सैंड हो गया, फाइन फोर्स एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया, इस सबको हम पहले मेजर करें तो कितना चाहिए। नेक्स्ट आता है मिक्सिंग। अब इस सभी चीज़ को जब हम बैचिंग कर लें, मतलब
मेजर कर ले, उसके बाद हम इसको मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब मिक्सिंग के बाद सपोज मेरा ए पॉइंट है या बी पॉइंट पे हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब ए पॉइंट पे हम इसको सबको मिलाया, यहाँ से बी पॉइंट तक इसको ट्रांसपोर्ट करना है। अब बी पॉइंट में जब ट्रांसपोर्ट कर ले, उसके बाद हम इसको प्लेसिंग करेंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर प्लेसिंग करेंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे, उसके बाद क्यूरिंग, कीपिंग कंक्रीट मॉइस्ट फॉर स्ट्रेंथ। अब क्यूरिंग क्यों करेंगे? कीपिंग कंक्रीट मॉइस्ट फॉर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आता है बैचिंग ऑफ कंक्रीट। बैचिंग क्या है? डेफिनेशन: batching is the process of measuring and combining concrete ingredients in correct proportion. It can be done in two ways: volume batching, weight batching. Volume batching क्या है? Cement, sand and aggregate measured by volume. ठीक है। एक एक्यूरेसी क्या होता है इसका? लेस एक्यूरेसी होता है। वेट बैचिंग क्या होता है? मटेरियल्स वेटेड प्रिसाइजली यूजिंग वेट बैचर। वेट मशीन में हम इसको वेट करते हैं और इसको यूज करते हैं, एक एक्यूरेट होता है। वेट बैचिंग इज प्रेफर्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स ड्यू टू हायर एक्यूरेसी। जो लार्ज स्केल हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे हम वेट बैचिंग यूज करेंगे क्योंकि इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? 1 bag 750 kg sand and aggregate measured as per mix proportion. Water can measure water phase. नेक्स्ट होता है मिक्सिंग। अब हम सब चीज को मिक्सिंग करेंगे, उसका मिक्सिंग का मतलब है वाटर एंड ब्लेंडेड यूनिफॉर्मली टू फॉर होमोजेनियस कंपोनेंट्स। इन सभी चीज को हम वाटर के साथ मिलाएंगे और यूनिफॉर्म एक होमोजेनियस मिक्सर तैयार करेंगे। मिक्सिंग का टाइप हैंड मिक्सिंग हो सकता है, मशीन मिक्सिंग हो सकता है, रेडी मिक्स कंप्यूटर हो सकता है। हैंड मिक्सिंग मतलब मैनुअल मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग हम ड्रम टाइप या पैन टाइप मिक्सर यूज कर सकते हैं। और रेडी मिक्स क्या है? प्री मिक्स कंक्रीट डिलीवर्ड टू साइट। हैंड मिक्सिंग स्मॉल प्रोजेक्ट, तो हम ज़्यादातर रेसिडेंशियल हमारे खुद का घर, यहाँ पे हैंड मिक्सिंग हम यूज करते हैं। मशीन मिक्सिंग अगर कोई लार्ज प्रोजेक्ट हो गया, कोई बड़े बिल्डिंग या फ्लैट बन रहा है, तो हम लार्ज प्रोजेक्ट मशीन मिक्सिंग को यूज कर सकते हैं। मास कंस्ट्रक्शन मतलब कोई ब्रिज हो रहा है, डैम हो रहा है, फिर हम रेडी मिक्स को यूज करते हैं। Hand mixing requires 10% extra cement due to improper blending. हैंड मिक्सिंग में क्या होता है कि हमको तो पता नहीं कितना मिलाएंगे कितना नहीं मिलाएंगे, तो इसलिए मेजरमेंट में थोड़ा इशू हो सकता है, इसलिए थोड़ा हम 10% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे कि कोई गड़बड़ ना हो। स्टेप ऑफ मशीन मिक्सिंग का स्टेप क्या होगा? 50% एग्रीगेट ऐड होगा, सीमेंट ऐड होगा, उसके बाद रिमेनिंग एग्रीगेट ऐड होगा, वाटर ऐड करेंगे ग्रेजुअली और 2 से 3 मिनट तक हम उसको मिलाएंगे। मिक्सिंग का टाइम, अगर ड्रम मिक्सर हम यूज़ करेंगे उसका टाइमर होगा 2 से 3 मिनट, अगर पैन मिक्सर हम यूज़ करेंगे उसका टाइमिंग होगा 3 से 5 मिनट, और अगर आरएमसी प्लान में हम यूज़ करेंगे तो उसका मिक्सर टाइम होगा 30 से लेकर 90 सेकेंड। अब ओवर मिक्सिंग रिड्यूस वर्केबिलिटी, अगर हम ज़्यादा मिलाएंगे तो वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। स्ट्रेंथ लॉस ड्यू टू हाइड्रेशन की वजह से स्ट्रेंथ भी लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट। Transportation means moving mixed concrete from one mixing station to the construction site without segregation or setting. सेटिंग ना हो जाए, सेग्रीगेशन ना हो जाए। सेग्रीगेशन क्या चीज़ है हम बाद में जानेंगे। अगर इस चीज़ ना हो जाए उस टाइम से हम इसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। मेथड क्या है? बाकेट या व्हील रो एरोज। बाकेट से हम इसको ले जा सकते हैं, इसका साइज स्मॉल साइज में हम इसको यूज कर सकते हैं। डायमीटर क्या हो सकता है इसका? 20 से लेकर 30 मीटर। ट्रॉली या हैंड कार्ट से हम इसको यूज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मीडियम डिस्टेंस जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 30 से लेकर 50 मीटर। अगर ट्यूब्स और बेल्ट कन्वेयर हम यूज कर सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसका डिस्टेंस 50 से लेकर 150 मीटर। ट्रांजिट मिक्सर लार्ज प्रोडक्ट्स में हम इसको यूज करेंगे जिसका डिस्टेंस अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, मतलब 1 घंटे तक होता है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ट्रांजिट मिक्सर हैव ए ड्रम दैट रोटेट्स 2 to 6 RPM टू प्रिवेंट सेटिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। और जो ट्रांजिट मिक्सर होता है मतलब एक समझ लो गाड़ी होता है, ठीक है, इसके ऊपर मिक्सर होता है, ठीक है। ये हमेशा रोटेट करते रहते हैं, जिसका रोटिंग
ईयर 2 to 6 RPM में रोटेट करता है, ठीक है, क्योंकि वो सेट ना हो जाए इसलिए हम ऐसे लिया जाता है। तो avoid delay in transportation as concrete starts getting within 30 minutes. डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि 30 मिनट के अंदर कंक्रीट सेट होना स्टार्ट करते हैं। प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट। प्लेसिंग, pouring the concrete to the framework, मतलब जो कंस्ट्रक्शन हमारा हो रहा है वहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे। उसके बाद कॉम्पैक्शन करेंगे क्योंकि वहाँ पे जो एयर वॉइड है उसको रिमूव करना है और स्ट्रेन और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करना है। हैंड रेमिंग से हम कर सकते हैं स्मॉल एरिया में, रॉडिंग और टेम्परिंग कर सकते हैं मीडियम मोबिलिटी मिक्सर में, वाइब्रेट या मतलब नीडल सरफेस शटर, इससे हमको आरसीसी वर्क में कर सकते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन एंड प्रेशर कॉम्पैक्शन हम कर सकते हैं प्रीकास्टिंग। पोर कॉम्पैक्शन रिड्यूसेस कंक्रीट स्ट्रेंथ 30 to 40%। अगर कॉम्पैक्शन पोर हुआ तो स्ट्रेंथ 30 से 40% रिड्यूस हो सकते हैं। वाइब्रेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? 5 से 15 सेकेंड पर स्पॉट, हर एक स्पॉट में 5 से 15 सेकेंड होना चाहिए वाइब्रेशन। एक्सेस वाइब्रेशन सेग्रीगेशन, अब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, सेग्रीगेशन हो जाएगा। मतलब सेग्रीगेशन मतलब चट्टान से उठ जाना। जो मेरा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से अगर कंक्रीट बाहर निकल के आए चट्टान चट्टान से, तो उसको हम सेग्रीगेशन बोलेंगे। तो क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग का मीनिंग क्या है? क्यूरिंग इज द प्रोसेस मेंटेनिंग मॉइस्चर एंड टेम्परेचर फॉर प्रॉपर हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ। प्रॉपर हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ गेन के लिए हम क्यूरिंग कर सकते हैं। मेथड क्या है क्यूरिंग का? पॉन्ड एंड इमर्सन, जो पॉन्ड हमने देखा है हमारे घर की छत में जो होता है, पॉन्ड में पॉन्ड पॉन्ड क्यूरिंग होता है। कवरिंग विद वाटर स्लैब्स एंड पेमेंट, जो स्लैब होता है मतलब घर का छत हो गया, ठीक है, पेमेंट स्ट्रक्चर हो गया। वेट कवरिंग मतलब गानी बैग, मतलब जो गानी बैग होता है, फूड का जो बैग होता है, वहाँ पे हम पानी छिटकते हैं या और उसको एक स्ट्रक्चर के अंदर उसको बांध के रख देते हैं, जो वार्पिंग विथ वेट मटेरियल। वर्टिकल कॉलम एंड बीम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंकलिंग एंड फॉगिंग, पानी को छिटकना, स्प्रेइंग वाटर एट इंटरवल, लार्ज एरिया में हम इसको कर सकते हैं। मेम्ब्रेन क्यूरिंग, क्यूरिंग कंपोनेंट, एप्लाइंग क्यूरिंग लिक्विड, हाई राइज बिल्डिंग में हम क्यूरिंग लिक्विड प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम क्यूरिंग टाइम 7 days होना चाहिए नॉर्मल कंक्रीट के लिए। पोजुलाना सीमेंट के लिए मतलब पीपीसी के लिए 10 से लेकर 14 डेज क्यूरिंग होना चाहिए। कोल्ड क्लाइमेट के लिए 14+ डेज हम क्यूरिंग करें। अर्ली क्यूरिंग प्रिवेंट प्लास्टिक सिंकेज दैट, अब अर्ली भी नहीं करना चाहिए, एक दिन के लिए रुकना चाहिए, फिर कंक्रीट पूरा सेट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही क्यूरिंग स्टार्ट करना चाहिए। अब हाई क्वालिटी कंक्रीट के लिए क्या होना चाहिए? यूज वेट वेजिंग फॉर एक्यूरेसी, mix properly to ensure uniformity, transport quickly to prevent early setting, compact adequately to remove air voids, cure properly for long term and stain durability। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट refers to concrete in the plastic and workable state before setting and hardening. Understanding fresh concrete properties is crucial for ensure proper workability, durability and stain development। वर्केबिलिटी क्या होगा फ्रेश कंक्रीट का? Workability is the ease with which concrete can be mixed, placed, compacted, and finished without segregation or excessive weight. It determines how smoothly concrete can be handled on site. Factors affecting workability: water cement ratio, aggregate shape, aggregate size, cement content, etc. वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा? अगर हायर वाटर सीमेंट रेशियो हो गया तो वर्कबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। एग्रीगेट से अगर राउंडेड एग्रीगेट हम यूज कर सकते हैं तो वर्कबिलिटी तो इम्प्रूव होगा, और एंगुलर होगा तो रिड्यूस है। एंगुलर वर्कबिलिटी को एंगुलर एग्रीगेट अगर हम यूज करेंगे तो जो वर्कबिलिटी है तो रिड्यूस हो जाएगा। एग्रीगेट साइज क्या होना चाहिए? लार्जर एग्रीगेट साइज इम्प्रूव वर्कबिलिटी, स्मॉलर वंस रिड्यूस है। अगर लार्ज एग्रीगेट साइज हम यूज करेंगे तो वर्कबिलिटी इंक्रीज होगा, अगर स्मॉल यूज करेंगे स्ट्रेट वाटर यूज हो जाएगा। सीमेंट कंटेंट, मोर सीमेंट इंक्रीजेस कोहेसिवनेस इंप्रूविंग वाटर। एडमिक्सर क्या है? प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर इंप्रूव वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी का जो टेस्ट है क्या है? स्लैम टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर्स टेस्ट, हेवी कंस्ट्रक्टर टेस्ट, फ्लो डेप्रिसिएशन। स्लैम टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं? मेजर कंक्रीट फ्लोबिलिटी यूजिंग ए कोन। नॉर्मल कंक्रीट में हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं।
Compaction factor test measures workability based on डेंसिटी डिफरेंस। इसका जो डेंसिटी का डिफरेंस है आप कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से आप कर सकते हैं। लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए ये सूटेड है। एबी कंसिस्टेंट टेस्ट मेजर टाइम टेकन फॉर कंक्रीट टू सेटल इन ए सिलिंड्रिकल मोल्ड में एबी मतलब सिलिंड्रिकल मोल्ड में कंक्रीट को कोट किया जाता है और कंसिस्टोमीटर टेस्ट किया जाता है। वेरी स्टीप कंक्रीट के लिए किया जाता है। फ्लो टेबल टेस्ट एक टेबल होता है, उसके अंदर कंक्रीट का मोल्ड रख दिया जाता है, आप टेबल को सेक किया जाता है। ठीक है, अब कितना परसेंट कंक्रीट फैलता है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर परसेंट इंक्रीज इन कंक्रीट स्प्रेड आफ्टर द वाइब्रेशन। इस टेबल को वाइब्रेट किया जाता है, कितना परसेंट कॉमन जो स्प्रेड होगा वो हम मेजर करते हैं। हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए ये यूजफुल होता है। स्लैम टेस्ट एपरेटस यूज स्लैम कोन जिसका साइज होगा 300 mm हाइट, टायर होगा 200 mm, टॉप टायर होगा 100। प्रोसीड्यूर क्या है, स्लम कोन ऑन ए नॉन एब्जॉर्बिंग सरफेस, एक सरफेस के ऊपर रखा जाता है जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फिल कंक्रीट 3 लेयर, मतलब 3 लेयर में हम कंक्रीट उसको अंदर रखेंगे जो हार्बर टेम्परिंग किया जाएगा 25 स्ट्रोक। रिमूव द कोन एंड अलाउ कंक्रीट टू स्लम नेचुरली, मतलब इसको हम अब रख देंगे। अब कंक्रीट का जो स्लम होगा, मतलब ये कंक्रीट हो गया, ठीक है, कंक्रीट हो गया। ये होता है स्लम, ठीक है। अब इसके अंदर कंक्रीट पोर किया जाता है। कंक्रीट पोर करने के बाद इसको हटाया जाता है। अब ये हो गया स्लम, ठीक है, मतलब ये हो गया ये हो गया हमारा कंक्रीट। अब इसका जो साइज होगा, मतलब कितना स्लम होता है, इसको हम मेजर करते हैं। वुड स्लम का वैल्यू क्या होगा, 25 से लेकर 75 mm वुड वर्टिबिलिटी। शेयर स्लम क्या होगा, 75 से लेकर 150 mm होगा, जो इंडिकेट सेग्रीगेशन है और कंक्रीट हुआ है। कोलैप्स स्लम मतलब जो स्लम होगा कुछ इस तरह का आएगा, कुछ इस तरह का स्लम है जो 100 mm से ज़्यादा होगा स्लम वैल्यू। एक्सेस वाटर टू फ्लो, मतलब ज़्यादा वाटर हमने मिला दिया इसके अंदर, इसलिए ये ज़्यादा कोलैप्स कर गया, जो अनएक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल है, आप किसी काम के लिए नहीं है। की पॉइंट्स क्या है, मोर स्लम और वर्टिबिलिटी। अच्छा, मतलब इस कोन को हटाने के बाद, इस कोन को स्लम कोन को हटाने के बाद अगर कंक्रीट का शेप वैसा ही वैसा रहा, तो जितना अच्छा होगा वो अच्छा वर्केबिलिटी देगा, जितना कोलैप्स हो जाएगा वो अच्छा। हायर वाटर सीमेंट रेशियो, हायर स्लम बट लोअर स्ट्रेन। Vibrated concrete has lower slump than and compacted concrete. Next होता है segregation. Separation of concrete coarse segregate from the mortar due to improper mix design or handling results in uneven strain distribution causing weak. इसका टाइप क्या होता है, कोर्स सेग्रीगेट सेग्रीगेशन, वाटर ब्रीडिंग। कोर्स सेग्रीगेट सेग्रीगेशन क्या होता है, एक्सेसिव वाइब्रेशन इम्प्रॉपर हैंडलिंग। इसका कॉज क्या होगा, एक्सेसिव वाइब्रेशन हुआ है इसलिए कोर्स सेग्रीगेट बाहर आता है और इम्प्रॉपर हैंडल किया, फिर क्या होगा, वीक बॉन्डिंग, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग वीक हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी लॉस हो जाएगा। वाटर ब्लीडिंग क्या होगा, हाई वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब हमने ज़्यादा वाटर मिला दिया कंक्रीट के अंदर, और मिक्स डिजाइन भी हमने प्रॉपरली मिक्स नहीं किया, क्या होगा, सर्विस में क्रैक आ जाएगा, ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। सेग्रीगेशन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज कर सकते हैं, वाटर सीमेंट को हम प्रॉपर मिक्सिंग कर सकते हैं और अवॉइड एक्सेसिव वाइब्रेशन, ज़्यादा वाइब्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ब्लीडिंग है upward movement of water to the surface of freshly placed concrete due to settlement of solid part. अब जो सपोज एक स्ट्रक्चर हुआ, एक स्लैब में, एक स्लैब के अंदर हमने कंक्रीट पोर किया, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर वाटर निकल के आ जाएगा, इसको हम ब्लीडिंग करो। अब क्या हुआ,
लीड्स फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, रिड्यूसिंग ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होगा। फर्स्ट क्या है, हाई वाटर सीमेंट रेशियो, ज़्यादा हमने वाटर मिला दिया। ओनली ग्रेडेड फाइन एग्रीगेट्स, जो हमने एग्रीगेट यूज किया फाइन एग्रीगेट, वो पोली ग्रेडेड है। ओवर वाइब्रेशन ऑफ पंप, ज़्यादा वाइब्रेशन हमने कर दिया। इफेक्ट क्या होता है, वीक होगा, फॉर्मेशन ऑफ वीक एंड पोरस लेयर। इंक्रीजेस वाटर सीमेंट रेशियो एट द सरफेस, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द सरफेस इंक्रीज हो जाएगा। प्लास्टिक सिंकेज क्रैक हो जाएगा। प्रिवेंशन क्या हो सकता है ब्लीडिंग के लिए, एयर इंटरिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। एक्सेसिव वाटर कंटेंट रिड्यूस करना होगा। इंश्योर प्रॉपर सैंड ग्रेडिंग, फाइन पार्टिकल्स प्रिवेंट वाटर राइज, अगर ज़्यादा फाइन पार्टिकल हम यूज करेंगे वो वाटर राइज कम। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट का प्रॉपर्टीज क्या है, हार्डन कंक्रीट इज द फाइनल सेट कंक्रीट स्ट्रक्चर, its strain durability and resistance properties define its long-term compressive strength. The ability of concrete to withstand axial compressive load without failure. Equestrian MPa मतलब megapascal और न्यूटन पर स्क्वायर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ compressive strength. वाटर सीमेंट रेशियो लोअर होगा तो हायर स्ट्रेंथ देगा। सीमेंट टाइप एंड कंटेंट, हायर क्वालिटी सीमेंट improves strength. Curing condition, proper curing causes complete hydration. एग्रीगेट क्वालिटी, अगर स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट हमने यूज किया तो इनहांस कंक्रीट स्ट्रेंथ कंक्रीट का अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जो स्पेसिमेन यूज होगा, स्पेसिमेन प्रिपरेशन 150 इंटू 150 इंटू 150 का एक क्यूब लेंगे, जिनको क्यूर करेंगे वाटर के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस में 7, 14 और 28 डेज के लिए। टेस्ट प्रोसीड्यूर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम इसको इस क्यूब को प्लेस करते हैं। अप्लाई कंप्रेसिव लोड एट रेट ऑफ 140 kg per centimeter square per minute। इस रेट पे हम इसके अंदर लोड देंगे। ब्रेकर फेलियर रेट, अब किस लोड पे ये फेलियर होता है, मतलब 1 मिनट में 140 kg लोड है, ठीक है, परसेंट। फर्स्ट सेकेंड मिनट में क्या होगा, 280 पर सेंटीमीटर। थर्ड में क्या होगा, 42 kg पर सेंटीमीटर। थर्ड मिनट में सब कुछ कंक्रीट फेलियर होगा, ये हमको लोड करना है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू लोड फेलियर डिवाइड बाई एरिया इन क्यूबिक मीटर। 3 डेज में स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 40%। 7 डेज में 65%। 14 डेज में 90% और 28 डेज में 100% फाइनल स्ट्रेंथ होना चाहिए। Curing enhances compressive strength by keeping concrete hydrated. Concrete strength increases with age. जितना एज होगा कंक्रीट का स्ट्रेंथ उतना इंक्रीज होगा। कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, ओनली 10 to 15% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंशन में कंक्रीट वीक होता है, ठीक है। मेजर्ड मेजर्ड यूजिंग स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट से हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, Ft इज इक्वल टू 0.7 रूट FC। Ft मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ और FC मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्यों कंक्रीट टेंशन में मिली, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉन्ड्स इन कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड्स कॉन्टिन्यूअस, माइक्रो क्रैक्स प्रोपोगेट इजीली अंडर टेंशन, जो माइक्रो क्रैक होता है प्रोपोगेट हो जाता है टेंशन के अंदर, मतलब टूट जाता है वो माइक्रो क्रैक। सॉल्यूशन क्या है, स्टील रेनफोर्समेंट हम इसको यूज करें। अब स्टील तो पता है टेंशन में अच्छा होता है और कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है, तो अब हम दोनों इस दोनों का अगर हम मिला देंगे तो दोनों एक साथ जुड़ के रहेंगे तो टेंशन में कंप्रेशन बोथ में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम कंक्रीट के अंदर आरसीसी मतलब स्टील यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलर इलास्टिसिटी इंडिकेट्स स्टीफनेस ऑफ कंक्रीट अंडर अप्लाइड लोड, कितना स्टीप होता है अप्लाइड लोड के अंदर। हाइट हायर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मोर रेजिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा हुआ तो डिफॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा लोड आएगा तो डिफॉर्मेशन उतना जल्दी नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 5000 रूट ओवर एफ सी मतलब स्ट्रेंथ इन MPa। हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट हैज हायर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी,
ड्यूरेबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या है? ड्यूरेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट weathering, chemical attack, absorption, and other environmental conditions while maintaining its strength and shape over time. ड्यूरेबिलिटी क्या है? कंक्रीट का एक एबिलिटी है जो वेदरिंग को रेजिस्ट कर सकते हैं, केमिकल अटैक को रेजिस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं और कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो उसका स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, शेप मेंटेन रहे, ऐसा कर सकते हैं. A durable concrete structure ensure long-term performance and low maintenance cost. कोई भी ड्यूरेबल स्ट्रक्चर जो होगा लो मेंटेनेंस कॉस्ट में होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो होना चाहिए, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दे सके इसी को हम बोलेंगे ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट ज़्यादा है, अच्छे. फैक्टर क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं? अगर वाटर सीमेंट रेशियो, हायर वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूसेस ड्यूरेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज पोरोसिटी इंक्रीज हो जाएगा. अगर हम ज़्यादा वाटर लग गया कंक्रीट के अंदर तो ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. क्यूरिंग टाइम एंड कंडीशन, अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हुआ तो दोनों स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा. सीमेंट टाइप एंड क्वालिटी, अगर सल्फेट रेजिस्टेंट एंड लो एल्कली सीमेंट हमने यूज़ किया तो ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. कंक्रीट डेंसिटी, डेंसर कंक्रीट इज लेस परमिएबल एंड मोर ड्यूरेबल. अगर हम डेंसर कंक्रीट यूज़ किया तो परमिएबल नहीं होगा, मतलब उसके अंदर वॉइड कम होगा और ड्यूरेबल भी ज़्यादा होगा. एग्रीगेट क्वालिटी, अगर गुड एग्रीगेट क्वालिटी का एग्रीगेट हमने यूज़ किया तो श्रिंकेज कम होगा, क्रैकिंग भी कम. एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्सपोजर टू केमिकल फ्रीज थ्रो साइकिल्स एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर अफेक्ट ड्यूरेबिलिटी. अगर कुछ ज़्यादा एक्सपोजर मतलब कुछ ऐसे जगह मतलब जहाँ बर्फ दिखता है, कुछ ऐसी जगह जहाँ अभी तूफान आता रहता है, ज़्यादा बारिश होता है, इस जगह में अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में हमने अच्छा कंक्रीट नहीं यूज़ किया तो ड्यूरेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट है. कॉमन ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन कार्बोनेशन, CO2 रिएक्ट्स विद CaOH2 इन कंक्रीट. इसका इफेक्ट क्या होता है? अल्कलिनिटी रिड्यूस हो जाता है, लीडिंग टू कॉन्ग्रेशन ऑफ रेनफोर्समेंट के अंदर कोरेशन हो जाता है. अगर क्लोराइड अटैक हो जाए कंक्रीट के ऊपर तो क्या होगा? इसका कॉज क्या है? प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम सी वाटर और टी आइसिंग सॉइल. इसका कॉज क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? रेनफोर्समेंट, कोरोजन एंड क्रैक. सल्फेट अटैक होता है अगर तो इसका कॉज क्या होगा? किस कारण से होता है सल्फेट अटैक? सल्फेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कंपाउंड इन कंक्रीट, जो इफेक्ट करता है लीड्स टू एक्सपेंशन, क्रैकिंग एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ भी लॉस हो जाएगा, क्रैकिंग भी आ जाएगा. फ्रीज और डैम, वाटर इनसाइड कंक्रीट फ्रीजेस एंड एक्सपेंड. अगर कंक्रीट के अंदर वाटर है तो फ्रीज हो जाएगा और एक्सपेंड कर जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? सरफेस स्केलिंग एंड इंटरनल क्रैकिंग, कंक्रीट के अंदर ही अंदर क्रैक आ जाएगा. एल्कली सिलिका रिएक्शन, इसको एसर बोला जाता है. रिएक्शन बिटवीन एल्कली इन सीमेंट एंड रिएक्टिव सिलिका इन एग्रीगेट लीड्स टू क्रैकिंग एंड एक्सपेंशन. कंक्रीट एक्सपेंड हो जाएगा और क्रैक आ जाएगा. इसको हम ड्यूरेबिलिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? वाटर सीमेंट रेशियो बिलो 0.45 फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन. यूज ब्लेंडेड सीमेंट लाइक PEC or PSC to reduce chemical attack. Air entering agent improve freeze thaw resistance. Proper compaction and curing reduce cracks and porosity. Use coating, scalants and waterproofing agents to protect concrete surface. इस तरह से हम ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट. परमेबिलिटी मतलब परमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू अलाउ वाटर, एयर, हार्मफुल केमिकल टू पास थ्रू. जितना भी हार्मफुल केमिकल है कंक्रीट से निकल जाए, इसको हम परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बोलते हैं. लोअर परमेबिलिटी मीन्स हायर ड्यूरेबिलिटी. अगर परमेबिलिटी लो हो गया मतलब कंक्रीट के अंदर वॉइड ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कुछ उसके अंदर जा नहीं पा रहा है, इसका मतलब कंक्रीट ठीक ठाक है, ड्यूरेबिलिटी उसका ज़्यादा है. टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट: वाटर परमेबिलिटी, एयर परमेबिलिटी, केमिकल परमेबिलिटी. वाटर परमेबिलिटी का डिफरेंस है एबिलिटी टू अलाउ वाटर फिनिश. एयर का है एबिलिटी टू अलाउ एयर एंड गैसेस टू पास थ्रू इट. केमिकल मतलब कि जो जितना भी हार्मफुल केमिकल है वो पास होना चाहिए कंक्रीट से. अब वाटर परमेबिलिटी जो इफेक्ट है, डैम्पनेस आ सकता है, कोरोजन हो सकता है, रिड्यूस स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकता है. अगर एयर आ गया के अंदर तो कार्बोनेशन हो सकता है, कोरोजन हो सकता है. अगर केमिकल आ गया कंक्रीट के अंदर तो सल्फेट अटैक आ सकता है, एसर आ सकता है और रेनफोर्समेंट कोरोजन आ सकता है. रेनफोर्समेंट मतलब स्टील के अंदर कोरोजन आ सकता है.
परमेबिलिटी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? वाटर सीमेंट रेशियो, कॉम्पैक्शन, ड्यूरेशन, यूज ऑफ पोर्सोलेनिक मटेरियल। वाटर सीमेंट रेशियो मतलब हायर रेशियो इंक्रीज परमेबिलिटी। ज़्यादा हमने वाटर मिला दिया मतलब वॉइड ज़्यादा बना दिया तो परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। कॉम्पैक्शन, अगर पोली कॉम्पैक्ट किया मतलब उसके अंदर वॉइड है तो उसके अंदर एयर आ जाएगा, कोई भी बाहर से केमिकल आ सकता है तो परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यूरिंग, ड्यूरेशन, प्रॉपर क्यूरिंग रिड्यूस परमेबिलिटी। अगर हमने प्रॉपर क्यूर किया तो वॉइड रिड्यूस हो जाएगा, जितना भी अंदर जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है वो निकल जाएगा, एयर भी निकल जाएगा तो परमेबिलिटी अच्छा हो जाएगा। यूज मतलब परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। यूज पोर्सोलेनिक मटेरियल, फ्लाई एश, सिलिका फिल्म, GGPS रिड्यूस परमेबिलिटी। अगर हम इसको यूज किया तो परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। परमेबिलिटी का टेस्ट क्या है? वाटर परमेबिलिटी टेस्ट पर्पस क्या है? मेजर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर पेनिट्रेशन। जो कोड है IS 3085 1965। रैपिड क्लोराइड परमेबिलिटी टेस्ट RCPT जो मेजर करता है क्लोराइड आयन पेनिट्रेशन ASTM C1202। एयर परमेबिलिटी टेस्ट मेजर पोरोसिटी एंड एयर पेनिट्रेशन ES 18025। श्रिंकेज एंड क्रीप इन कंक्रीट के अंदर जो श्रिंकेज होता है किस वजह से होता है? Shrinkage is the reduction in volume of concrete over time due to moisture loss and chemical reaction। जो moisture loss और chemical reaction होता है इस वजह से shrinkage आता है कंक्रीट के अंदर। Excessive shrinkage leads to cracking and reduced durability। अगर excessive shrinkage आ गया तो durability reduce होगा, cracking आ जाएगा। Type of shrinkage क्या है? Plastic shrinkage, rapid evaporation of water before concrete sets, टाइम पीरियड फास्ट पीरियड में हो जाता है और सरफेस पे अटैक होता है। कॉमन इन हॉट वेदर अगर ज़्यादा हॉट वेदर हो गया वहाँ पे प्लास्टिक श्रिंकेज आ जाएगा, मतलब वाटर ज़्यादा जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। ड्राइंग श्रिंकेज क्या है? इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर आफ्टर हार्डनिंग। जो इतना भी मॉइस्चर है हार्डनिंग के बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा। मंथ्स टू ईयर इतना टाइम लग सकता है। इनिशियल क्रैक आ सकता है, ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट हो सकता है अगर। नेक्स्ट आता है ऑटोजेनियस श्रिंकेज, सेल्फ डिसिप्लेशन मतलब इंटरनल वाटर कंजम्पशन। कंक्रीट के अंदर इंटरनल जो वाटर है वो अगर कंज्यूम हो गया तो ये इफेक्ट आ सकता है। कितना टाइम लेता है? 7 days में हो जाता है। इफेक्ट क्या आता है? हाई स्ट्रेंथ ऑफ टैक्सिंग, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर क्या करता है? कार्बोनेशन श्रिंकेज, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कंक्रीट कंपोनेंट। कंक्रीट का जितना भी कंपोनेंट है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है। लॉन्ग टर्म में होता है alkalinity promotes reinforcement corrosion। reduce alkalinity reduce हो जाता है, reinforcement में corrosion improve हो जाता है। ठीक। ways to reduce shrinkage, water cement, low water cement ratio यूज करना चाहिए। cure propel for at least 7 to 14 days। use shrinkage reducing admixture, avoid excessive cement content, provides expansion joint in large concrete। creep in concrete, creep is the gradual increase in strain concrete under constant load over time। It occurs due to long-term compression and leads to excessive deflection in structure। Factors affecting creep: street stress level, higher stress lead to more creep, water cement ratio, higher water cement ratio increase creep, curing condition, well cured concrete has less creep, temperature and humidity, high temperature and low humidity increase creep। अब ये सब चीज बस आप लोग मतलब वन लाइनर की तरह ही पढ़ना, ठीक है? मतलब क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया तो कीप कितना हो सकता है, मतलब कीप कितना होगा कंक्रीट के अंदर, मतलब हायर स्ट्रेस हायर, ठीक है ना? इस टाइप का इफेक्ट्स ऑफ क्रीप इन कंक्रीट, इंक्रीज्ड डिफ्लेक्शन इन बीम्स एंड स्लैब, डिफ्लेक्शन आ सकता है स्लैब और लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, स्ट्रेस लॉस हो जाएगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर। क्रैकिंग ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, वे टू रिड्यूस की कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करना होगा, इंश्योर प्रॉपर क्यूरिंग और लो वाटर सीमेंट रेशियो, रेनफोर्समेंट एंड प्री स्ट्रेसिंग हेल्प कॉन्ट्रैक्ट काउंटर एक्ट ट्रीट। रेनफोर्स्ड और प्री स्ट्रेसिंग अगर हम यूज करेंगे तो ट्रिप को काउंटर एक्ट करने में हेल्प करेगा।
नेक्स्ट आता है फैक्टर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. The strength of concrete is the ability to resist applied load without failure. It is one of the most critical properties for structural performance. Several factors influence concrete strength, which can be classified intrinsic and extrinsic factor. Intrinsic factor क्या है? Cement content, material related factor. Higher cement content increase strength but can lead shrinkage. Cement type effect. Cement type effect strength OPC 53 grade or higher other than OPC 30. वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा? तो एब्राम्स लॉ में बोला गया लोअर वाटर सीमेंट रेशियो हायर स्ट्रेंथ बिकॉज टू रिड्यूस पोरोसिटी. 0.35 से लेकर 0.45 हायर स्ट्रेंथ कम. ठीक है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो बोला गया. अगर 0.45 से लेकर 0.50 वाटर सीमेंट रेशियो तो नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट. अगर ग्रेटर देन 0.50 होगा तो लीड विद पोरस एंड वीक कंक्रीट. एग्रीगेट प्रॉपर्टी साइज शेप सरफेस एंड इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेंथ. अगर साइज स्मॉलर एग्रीगेट हमने प्रोवाइड किया कंक्रीट के अंदर तो बेटर बॉन्डिंग एंड हायर स्ट्रेंथ आएगा. अगर एंगुलर एग्रीगेट शेप हमने एंगुलर शेप का एग्रीगेट हमने यूज किया तो बेटर स्ट्रेंथ देगा देन राउंडेड एग्रीगेट. राउंडेड एग्रीगेट वर्केबिलिटी ज़्यादा देता है लेकिन स्ट्रेंथ एंगुलर एग्रीगेट ज़्यादा देता है. सरफेस टेक्सचर राउंड टेक्सचर एग्रीगेट्स बॉन्ड बेटर विद सीमेंट. Grading well graded aggregate provides higher density and strength. Admixture plasticizer and super plasticizer reduce water demand and improve strength. प्लास्टिसाइजर अगर हम मिलाएंगे या सुपर प्लास्टिसाइजर हम मिलाएंगे वाटर डिमांड कंक्रीट से कम हो जाएगा जो स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव कर सकता है. सिलिका फिल्म फ्लाई एस GGPS इंक्रीज लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ. ये सब एटमॉस्फेयर का नाम. नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव फैक्टर तो एनवायरमेंटल या प्रोसेसिंग रिलेटेड फैक्टर होगा. कॉम्पैक्शन पोर कॉम्पैक्शन लीड्स टू एयर वाइड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ अप टू 30%. अगर कॉम्पैक्शन पोर हुआ तो 30% तक कंक्रीट का स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकता है. वाइब्रेशन वाइब्रेटर आर यूज्ड टू इंश्योर प्रॉपर कॉम्पैक्शन. Curing condition curing maintain moisture and temperature to improve hydration. Pore curing is lower strength shrinkage crack surface clearing. Recommended curing period 7 days for normal OPC, 14 days for blended cement like PPC. Next आता है temperature and humidity. High temperature above 35 degree increase early stage but reduce final stage. Lower temperature below 5 degree delays hydration and strength gain. Hydration delay हो जाएगा, strength gain. Age of concrete. Strength increases with time due to hydration. Concrete का strength धीरे धीरे इंक्रीज होता है जितना दिन हमने स्ट्रक्चर बनाया. देखो 7 डेज में क्या होगा 60 to 70% 28 डेज. 28 डेज में जितना स्ट्रेंथ आएगा उसका 60 to 70% स्ट्रेंथ पहले 7 दिन में आ जाएगा. 28 डेज में कितना स्ट्रेंथ आएगा स्टैंडर्ड रेफरेंस स्ट्रेंथ. आप एक साल के बाद कितना स्ट्रेंथ आ सकते हो 115 से 115 से लेकर 20% और 28 स्ट्रेंथ. अब हार्डन कंक्रीट का जो टेस्ट है कॉम्प्रेसिव टेंसाइल फ्लेक्सुरल टेस्ट. जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट डेफिनेशन क्या है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम लोड ऑफ कंक्रीट कैन विथस्टैंड बिफोर फेलियर. मतलब कितना लोड ले सके कंक्रीट फेलियर के पहले. इन इट इज टेस्टेड यूजिंग ट्यूब एंड सिलिंड्रिकल स्पेसिस. क्यूब इन इंडिया जिसका साइज 150 into 150 into 150 चाहिए आईएसओ. ये सिलेंडर जो यूएस एंड यूरोप में होगा उसका साइज होगा जिसका आईएस कोड है STC39. अब टेस्ट प्रोसीजर क्या है? मोल्ड इज फिल्ड विद फ्रेश कंक्रीट 3 layers and perfected. Specimen is cured 7, 14 and 28 days. Compressive strength is tested universal testing machine. यूटी में हम इसको यूज करेंगे टेस्ट करेंगे और कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग सीटी. ठीक. नेक्स्ट आता है फॉर्मूला क्या है? लोड एट फेलियर डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्यूब. जो एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है 28 डेज में M20 का 20 MPa होना चाहिए, M25 का 25, M30 का 30 MPa होना चाहिए. टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो डेफिनेशन कंक्रीट weak in tension, so this test determines indirect tensile strength. Two common method split cylinder test और flexural strength test. इससे हम इसको पता कर सकते हैं.
Split cylinder test. A cylindrical concrete specimen is placed horizontally in CTM machine में हम horizontally इसको रखते हैं. Load is applied along the diameter until failure occurs. इसका जो फॉर्मूला है 2p by pi है. यहाँ पे एक p है. P मतलब loaded failure, L मतलब length of cylinder, D मतलब diameter of cylinder. फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ टेस्ट जो बीम टेस्ट होता है उसका जो कोड है IS कोड 516 1959. A concrete beam 100 into 100 into 500 mm is a loaded at 2 points. Diameter of the most rupture flexural strength होता है. फॉर्मूला क्या है? F is equal to PL by VD square. P मतलब loaded failure, L मतलब span length, T मतलब beam width, D मतलब depth of beam. जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू हम कितना ले सकेंगे? फॉर M20 3.5 MPa होना चाहिए MPa. फॉर M25 4.0 MPa होना चाहिए. M30 के लिए 5.0 MPa होना चाहिए. Workability of concrete. Definition of workability. Workability refers to the case with which concrete can be mixed, placed, compared, and finished without segregation, excessive bleeding, and that. Factors affecting workability. Water content, cement content. Water content क्या है? More water, higher workability, but may cause segregation. Cement content, more cement, better cohesion and workability. Water cement ratio factor effect on workability. वाटर सीमेंट रेशियो अगर हायर वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो वर्कबिलिटी इंक्रीज होगा बट स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी. एग्रीगेट शेप जैसे हमने पहले भी देखा, एग्रीगेट साइज, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ये भी हमने देखा. टेस्ट ऑफ वर्कबिलिटी, स्लैम टेस्ट, कंप्रेशन फैक्टर टेस्ट, पीवी टेस्ट और फ्लो टेबल टेस्ट, ये भी हमने देख लिया था. स्लैम टेस्ट क्या है? प्रोसीड्यूर स्टैंडर्ड वन शेप्ड मोड जो 100 mm टॉप, 200 mm बॉटम एंड 300 mm हाइट होना चाहिए इसका. Woo slump, uniform settlement, good workability, shear slump, one-sided collapse, poor cohesion, or collapsible slump, entire collapse, very high workability, may cause segregation. Zero slump, no measurable slump, very dry. Acceptable slump है. Prepend. Pavements के लिए 20 से 30 mm होना चाहिए. RCC बीम के लिए 80 से लेकर 150 mm होना चाहिए. मास कंक्रीट के लिए स्लैम वैल्यू 25 से लेकर 50 mm होना चाहिए. कंक्रीट का मिक्स डिजाइन IS कोड इतना है. ASI मेथड, DOI मेथड. Purpose of mix design. Concrete mix design is the process of selecting a procedure of cement, water, aggregate and admixture to achieve desired state. मिक्स डिजाइन कितना होना चाहिए? जो स्टैंडर्ड है इंडिया का ये कोड है. टारगेट मीन्स जो अमेरिकन कंक्रीट स्टैंडर्ड है यूएसए वाटर सीमेंट रेशियो में उसका बेसिस है वाटर सीमेंट रेशियो. और DOE मेथड मतलब डिपार्टमेंटल ऑफ एनवायरनमेंट जो यूके की है उसका वर्कबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बेसिस पे होगा. ड्यूरेबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट. डेफिनेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी का डेफिनेशन हमने पहले भी देखा है. तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी, लो वाटर सीमेंट रेशियो, प्रॉपर क्यूरिंग और यूज ऑफ पोर्जुलाना. इसका इफेक्ट इंक्लूड ड्यूरेबिलिटी, इंक्रीज क्रैकिंग. और हम पोर्जुलाना अगर यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ सल्फेट एटम, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट एटम तो होगा कंक्रीट का. टेंस microstructure reduce permeability. Shrinkage and creep. श्रिंकेज क्या होगा? डेफिनेशन श्रिंकेज का डेफिनेशन है रिड्यूस इन वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम यूज होगा इसको हम श्रिंकेज बोलेंगे. टाइप ऑफ श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज, ड्राई श्रिंकेज, हेटेरोजेनियस श्रिंकेज, कार्बोनेशन श्रिंकेज. अगर प्लास्टिक श्रिंकेज हुआ तो वाटर इवेपोरेशन होगा, ड्राइंग होगा तो लॉस ऑफ मॉइस्चर होगा, हेटेरोजेनियस होगा तो मतलब इंटरनल वाटर कंजम्पशन होगा ड्यूरिंग हाइड्रेशन. कार्बोनेशन होगा मतलब रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड. टिप क्या है? टिप तो हमने पहले भी देखा है. ये डबल आ गया हो सकता है, ये थोड़ा डबल आ गया तो हमने पहले भी देखा है. तो लेक्चर अब यहीं तक का. एक चीज ध्यान में रखना कि 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट is equal to 1.53 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई. ठीक है. अब ड्राई कंक्रीट का जो वेट है वो वेट कंक्रीट से ज़्यादा है. वेट कंक्रीट मतलब जिसमें हमने पानी मिलाया है, इसके हमने इसके अंदर
वाटर मिलाया, ठीक है। अब वेट कंक्रीट का जो वेट है 1 मीटर क्यूब है, लेकिन ड्राई कंक्रीट से क्योंकि ड्राई कंक्रीट में जितना भी वॉइड था वो वाटर ने उस वॉइड में आ गया, इसलिए इसका वेट टोटल, ठीक है। Concrete is versatile and durable construction material whose strength and durability are the proper design. Workability plays a crucial role in its handling, while shrinkage and heat affect long-term performance. इस लेक्चर से हम क्या लिख सकते हैं? लो वाटर सेमेंटेशन improve strength and durability, proper curing reduce shrinkage and improve strength, admixture enhance workability and performance, means design ensure proper strength and तो ये तक था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा है। आप थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अच्छे लिख सकते हो, या थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए तो थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने का और अच्छा लेक्चर लाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।